हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का चर्चा विषय हमारा है एक्सपीरियंस, और इस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं लेसन 4, और जिसका नाम है अमृता। मैंने आपको पीछे वीडियो में भी आपको बताया था कि अमृता एक लड़की का नाम, और वो राजस्थान राज्य के एक छोटे से गांव जिसका नाम था खेजगढ़ी नामक गांव से रहने वाले। और वो लड़की क्या करती है कि अच्छा, उस गांव का नाम मैंने बताया था कि खेजगढ़ी क्यों पड़ा था, क्योंकि वहां खेजड़ी नाम के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और उसी खेजड़ी नामक वृक्ष से उस गांव का जो नाम था वो खेजगढ़ी रखा गया था या निश्चित हुआ। आगे इसमें आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी कि कैसे जैसे अमृता धीरे धीरे समय बीतता जाता है, अमृता बड़ी हो जाती है, और फिर क्या होता है कि एक समय कुछ व्यक्ति या कुछ लोग या राजा के ऐसा कह सकते हैं कि सिपाही और उसके आदमी उस खेजड़ी या खेजड़ी गांव पहुंचे, और गांव पर उन्होंने पहुंच करके वृक्षों को काटने की कोशिश की, और ये देख करके जो अमृता थी उसका वृक्षों से इतना लगाव था कि वो क्या करती है, जो वृक्षों के साथ जाकर के निपट जाती है, वृक्षों के साथ निपट जाती है। और फिर क्या, उन राजा के जो सिपाही थे उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई और उसके पैरों पर चोट लगी कि पैर कट गए, और पैर कटने के बाद फिर भी उसने वृक्ष को या पेड़ को नहीं छोड़ा। उसका उद्देश्य था कि हमें पेड़ों को हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर हमें वृक्षों को बचाना। और फिर इस तरह से वहां से गिर करके 300 लोग जाने के, क्योंकि जो वृक्ष पर लिखते थे और जो राजा के सैनिक थे, सिपाही थे, उनके लिए धर्म संकट की स्थिति थी कि यदि वो लकड़ी काट के नहीं ले जाते तो राजा उनको वृक्ष दे सकता है, उसका दंड दे सकता है, और इधर गांव वाले उनको वृक्षों को काट के नहीं दे रहे थे। तो इस पूरी घटनाक्रम में कई लोगों की जान गई, कई लोग हताहत हुए, और इसके बाद जैसे ही सूचना राजा को मिलती है तो राजा ने एक आदेश जारी किया, एक फरमान जारी किया कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी, ये नहीं कि 2 साल 10 साल, कभी भी आजीवन के लिए उन्होंने निश्चित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कभी भी
जिस तरह से कुछ लोगों की बलि के उपरांत जीवन के उपरांत उन वृक्षों को सुरक्षित किया गया और आज इस घटना को बीते लगभग 300 वर्ष हो चुके हैं। आज इस घटना को बीते लगभग 300 वर्ष हो चुके हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र है बीकानेर के इलाके में, तो रेगिस्तानी इलाका होते हुए भी आज वो पूरा एरिया वृक्षों से भरा, चारों तरफ पेड़ पौधे, और वहां पर जो वन्य जीव है वो बिना किसी भय के, बिना किसी बाधा के ग्रामीणों के बीच में आते हैं और घूमते रहते हैं। इसी तरह का उनके मन में कोई भय नहीं है। तो हमें जो है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ ही यही है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप किताबों का अध्ययन कर रहे, किताबों में लिखी हुई कहानियां पढ़ लें, किताबों पर लिखी हुई कहानियां पढ़ लें, या जो उनके विशेषज्ञ हैं, जो उनके लेखक हैं, उन लेखकों के बारे में परिचय लेना हमारा खेल नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं। हमें इस पर्यावरण अध्ययन इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम अपने पर्यावरण को, हम अपने प्रकृति को बचा सकें। प्रकृति में विद्यमान जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे या अन्य जो भी वस्तुएं हैं उनको हम संरक्षित कर सकें अपने लिए और भविष्य में हमारी जो भावी पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए हम इन पौधों को और इन जीव जंतुओं को संरक्षित कर सकें ताकि प्रकृति संतुलन में बनी रहे। क्योंकि आप ये जानते हैं कि प्रकृति को संतुलित करने का कार्य कौन है? ये हमारा पर्यावरण की प्रकृति को संतुलित करता है और प्रकृति में हर तरह के घटक चक्र चलते हैं। ठीक है ना? प्रकृति में क्या है? प्रकृति जो है गतिशील, इसमें चक्र चलते हैं कई तरह के, चाहे वो जीवन चक्र हो, चाहे वो कार्बन चक्र हो, चाहे वो जल चक्र हो, कई ऐसे चक्र हैं और वो चक्र क्या है? प्रकृति को संतुलित करने का कार्य करते हैं। अगर हम प्रकृति का अपने निजी तात्कालिक स्वार्थ के लिए और अनिश्चित ढंग से इसका दोहन करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक अभिशाप या ये एक बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम लेकर के आ सकते हैं। इसलिए हमें जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए निश्चित रूप से सचेत होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपनी प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। हमें क्योंकि आप देखते हैं लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, चारों तरफ जनसंख्या विस्फोट, और क्योंकि भूमि जो है वो सीमित है, हमारी जो पृथ्वी है वो सीमित है, पृथ्वी का विस्तार नहीं हो सकता। आप सोचें कि जो जमीन आज हमारे, क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि पृथ्वी में कितना 71% जल है, पृथ्वी में कितना 71% जल है, ठीक है ना? 71% 71% क्या है? कुल संपूर्ण पृथ्वी का 71% जल जल और देश जो बचा, कितना बचा? 29, देश बचा आपका 29, 29% पर मतलब जमीन। ये तो 71% जल आपने देखे 100% हो गया। ये दोनों के लिए आप जोड़ देते हैं तो इस संपूर्ण पृथ्वी का, इस पूरी पृथ्वी का ये कितना हो गया? 100%। तो आपने देखा 71% हिस्से तो जल से, समुद्र, महासागर, नदियां, झीलें या जो भी आपकी खाड़ियां हैं, इनमें पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का 71% हिस्सा तो पृथ्वी के जल के अंदर ये जलमग्न है और शेष 29% हिस्सा ही है जो थल है, ये जहां पर जीवन की कल्पना है, जहां पर पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु वास करते हैं, रहते हैं। तो उनके लिए रहने के लिए कितना? 29% स्थान ही है इस संपूर्ण पृथ्वी का, केवल 29% हिस्सा ही है जो रहने के योग्य है जीवों के, पादपों के और
हिस्से में आप देख रहे हैं, क्योंकि इसका विस्तार नहीं हो पा, इसका विस्तार नहीं हो सकता, और जब इसका विस्तार नहीं हो सकता है मतलब भूमि क्या है, हमारी जो जमीन है बच्चों वो सीमित, हमारी जो जमीन है या जो स्थल है वो सीमित। अब इसी 29% में ही सभी जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसी 29% में जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य जितने भी तरह की व्यवस्थाएं हैं, पठार है, पर्वत है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि अगर इसका आपने जनसंख्या का लगातार, मैं कहता हूं जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, आवास की कमी होगी, आवास की कमी होगी। तो आवास कमी को पूर्ण करने के लिए आप क्या करेंगे, आवास बनाएंगे। आप अपनी आवास की कमी को पूरा करने के लिए आप घर बना ले। आप पहले मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी 2 भाई थे, आपके पिताजी 2 भाई थे, अब दोनों भाइयों का विवाह हुआ और दोनों के फिर मान लीजिए 2 बच्चे थे, तो 2 से कितने हो गए, 4, फिर उन चारों का विवाह हुआ, 4 से फिर 2 मान लीजिए बच्चे होते, 4 से कितना हो गया 8, ऐसे धीरे 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 ये जो जनसंख्या का जो रेशियो है, ये जनसंख्या की जो प्रतिशतता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और लगातार यदि जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो सबके लिए आवास अनिवार्य है, सभी के लिए आवास की आवश्यकता है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान 3 ही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, हमारी जो बेसिक या जो मूल्य आवश्यकताएं हैं, जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं वो 3 है, रोटी कपड़ा और मकान। तो आप निश्चित रूप से मकान का निर्माण करेंगे अपनी जमीन, और जब मकान का निर्माण करेंगे तो कैसे करेंगे, जिस क्षेत्र में मान लीजिए वन है, अभी तो जहां पर आपने देखा कि जहां पर आपका घर बना हुआ है तो ठीक, आपके घर में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो आपने कोई जमीन खरीदेगी, उस जमीन पर कहीं पर जंगल या वन या खेत रहेगा, आप उन खेतों को नष्ट करेंगे, उनको हटा देंगे, उसके स्थान पर अपना आवास, उसके स्थान पर आप अपना आवास, अपना घर बनाएंगे, और जब आप उस पर अपना घर बना लेंगे तो मतलब वो आवास केवल आपके उपयोग में पहले उसमें हो सकता है कि अब आप 2 लोग रहते हैं, पहले उस जगह पे हो सकता है 100 जीवों का वास रहा हो, कितने छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े या जंगली और घरेलू जीवों का, जानवरों का, तो आपने अपने लिए एक आवास बनाया, साथ में हजारों लोगों को बेघर कर दिया। तो एक तो हानि यह हुई कि आपने देखा कि धीरे धीरे क्योंकि जमीन हमारी सीमित है, जमीन का दायरा सीमित है, तो आप वृक्षों को अंधाधुंध काट रहे हैं, आप वृक्षों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, उनको काट करके उसमें क्या बना रहे हैं, आप अपने लिए आवास, अपने रोजगार के साधन, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, इत्यादि आप खड़ी कर रहे हैं, और धीरे धीरे हो क्या रहा है, वनों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। वैसे प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए मालूम है, इस प्रकृति को संतुलित रखने के लिए, इस पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए कितने वनों का होना आवश्यक है। इस पृथ्वी में 33% वन हमारे लिए आवश्यक है। यदि प्रकृति को हमें संतुलित रखना है तो वनों की कितनी आवश्यकता है, 33%। हमें 33% वनों की आवश्यकता है। वन पृथ्वी पर 33% वन होना चाहिए, वन होना अनिवार्य है। पृथ्वी पर 33% वनों का होना अनिवार्य है, लेकिन हमारी जरूरतों के कारण, इस जो आपका जनसंख्या का दबाव है उसके कारण वर्तमान में इन जो वनों का प्रतिशत बच्चों है वो 33 नहीं बचा है, वो कितना है, तो 24%, 24.something, लगभग 34, ठीक है, लगभग लगभग 24% वन बचे हमारी पृथ्वी पर। संपूर्ण पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूं, केवल भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। इस पूरी पृथ्वी पर कितना 33% वन होना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में वन कितने
बेमौसम बरसात होना, आवश्यकता से अधिक गर्मी का होना, ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण असंतुलन का ही कारण, ये सब पर्यावरण के असंतुलित होने का कारण। अगर आप वृक्षों की संख्या में इजाफा नहीं करते हैं तो आगे चल के ये समस्या और जटिल हो जाएगी और गंभीर हो जाएगी। हमको आपको प्राणवायु नहीं मिलेगी, शुद्ध प्राणवायु नहीं मिलेगी, और जब वायु शुद्ध नहीं होगी हमारे अंदर हजारों रोग पनपेंगे, हजारों रोग तैयार होंगे, और जब शरीर में रोगों की मात्रा बढ़ जाएगी, वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी, जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी, तो चारों तरफ जो है समस्याएं ही समस्याएं। केवल हमारा शरीर निरोग की बजाय रोगी शरीर और तरह तरह की समस्याएं। हम चाहे जितना कंपनियां खड़ी कर ले, चाहे जितना भी फैक्ट्रियां खड़ी कर ले, यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, हमारा समाज ही स्वस्थ नहीं है, तो ये सब हमारे लिए क्या है? ये सब व्यर्थ, ये सब हमारे लिए व्यर्थ है बच्चों। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वनों की प्रशुद्धता को बढ़ाना है पहला कार्य। सबसे पहले क्योंकि वन प्रकृति के लिए बहुत अमूल्य है, और बिना वनों के जीवन संभव नहीं है, बिना वनों के जीवन संभव नहीं है, यह जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है वनों के अभाव में। तो इसलिए आप जो है प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने आसपास के क्षेत्र में जहां भी देखें, जरूरी नहीं कि आप बड़े वृक्ष लगाइए, पीपल बरगद लगाए, आप छोटे छोटे पौधे लगाकर भी प्रकृति में अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर्यावरण में अपना सहयोग दे सकते हैं। आपके पास जहां जगह नहीं है, आप छोटे छोटे फ्लावर पॉट लेकर के गमले ले लें, नहीं गमला लेना है, आपके घर में जो टूटी बाल्टियां हैं, टूटे पंखे हैं, या टूटा हुआ कोई पात्र है प्लास्टिक का या मिट्टी का, उस पात्र में आप अपने घर की छत पर, अपनी बालकनी में आप पौधारोपण करें। और आप सोचें कि उस पौधे से क्या आप फलदार वृक्ष जरूर नहीं पैदा करेंगे, आप वहां पर फलदार वृक्ष या बड़े वृक्ष नहीं लगाएंगे, लेकिन छोटे छोटे वृक्ष लगाने से भी पर्यावरण में आप बड़ा सहयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को, हर बच्चे को एक नया पौधा लगाना है, और लगाना भर नहीं है, उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी है। आप एज ए गार्जियन, एक अभिभावक के तौर पर आप उस पौधे की पूरी सुरक्षा, उसकी पूरी जो भी उसकी आवश्यक सामग्री है, उसकी सारी आपूर्ति आपको ही करनी है। तो इस तरह से आप जो है पर्यावरण को अपने सुरक्षित रख सकते हैं। आप देखते हैं कि लगातार तापमान बढ़ता है, असमय वर्षा, आए दिन तूफान आते हैं। आपने देखा पूरी गर्मी वर्षा हुई, कभी कोई तूफान आ गया, कभी भूकंप आ गया, कभी कोई। ये कारण क्या है? ये सब प्रकृति का असंतुलन है, ये सब जो है प्रकृति के असंतुलन के कारण। तो यदि हम वनों की मात्रा में वृद्धि कर लेंगे, यदि हम जंगल में वृद्धि कर लेंगे, जंगल और वन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना? या बड़े वृक्षों में आप देखते हैं कि जो जंगल होते हैं वो अलग, और हम अपने घर के आसपास जो वृक्ष लगाते हैं वो जंगल नहीं, वो हमारा बड़ा शासित क्षेत्र हो जाएगा, बच्चे ढका हुआ बच्चों से शासित क्षेत्र हो जाएगा, बच्चों से ढका हुआ एरिया हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान पर खेल करके, अपनी जान देकर के वृक्षों को बचाया, और ऐसे नहीं उसी जैसे कई सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी इसके लिए कि वो वृक्षों के लिए, क्योंकि उन्होंने वृक्ष की कीमत और वृक्ष का महत्व अपने जीवन में समझा। इसलिए हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर जो भी है जिसके पास जगह उपलब्ध है, नहीं है, आप अपने बालकनी में कहीं पर भी आप वृक्षारोपण जरूर करें। एक न एक पौधा, चाहे छोटा पौधा पर आप आराम से अपने घर के आसपास पौधारोपण करें। इससे हमारा जो प्रकृति का जो विसंगति है, जो प्रकृति में विषैली गैसों का प्रभाव है, वो प्रभाव कम हो जाए। तो इसमें अब इस पाठ को देख लेते, इसमें लिखा है वृक्ष सुरक्षित गांव। अब इसके बाद जब अमृता देवी ने वृक्षों के लिए अपनी बलि दे दी, 300 लोगों ने अपनी जान दे दी, इसके बाद वृक्षों गांव सुरक्षित हो गया। राजा ने फरमान जारी कर दिया कि बाद के बाद कोई भी व्यक्ति इस गांव में एक भी वृक्ष नहीं काटेगा। फिर राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा,
लिखा है तुम्हारी, तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी या जिस पौधे को लगाया, क्या आज आप उसकी केयर कर रहे हैं? किस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती, आप एक और नया पौधा लगाए अपने दोस्तों, अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर के मौसम के साथ बदलते देखा? किसी एक पेड़ के बारे में आप लिख सकते हैं, कोई एक पेड़ जो आपके आसपास हो, आप कहते जैसे आपने लिख दिया आम, आपने लिखा कोई एक पेड़ के बारे में, आम का पेड़ आपने देखा होगा, कभी ने देखा होगा, आम का सीजन चल रहा, तो इसमें पूछता है क्या उस पर फूल आते हैं, आम के वृक्ष पर क्या फूल आते हैं? तो आप लिखेंगे हाँ, ठीक है ना, आप क्या लिखेंगे, क्या आम पर फूल आते हैं? आप लिखेंगे फूल आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है ना, आम पर फूल आते हैं, आप लिखेंगे फूल क्या साल भर रहते हैं? नहीं। आम के फूलों को क्या कहते हैं? आम के फूलों को क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? आम के फूलों को क्षेत्रीय भाषा में आम का पौध कहते हैं। फिर पूछता है क्या फूल क्या साल भर रहते हैं? तो नहीं। क्या फूल साल भर लगा रहता है? कुछ समय के लिए निकलते हैं, उसके बाद वो या तो झड़ जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो फूल वाले बच्चे होते हैं, उनके पुष्प या तो झड़ जाते हैं हवा से, पानी से, अन्य प्रकार से, अब या फिर जो फल वाले हैं उनके फूल क्या है, इसमें फल में तब्दील हो जाता है, उनका बदलाव फल के रूप में हो जाता है। अगर पत्तियां किस महीने में झड़ती है, आप जानते हैं पतझड़ कब लगता है? आपने क्या पौधों को पत्तियां गिराते हुए देखा? आपने पौधों को क्या अपनी पत्तियां, पौधे भी अपना स्वरूप नया कर लेते हैं, अपने वंश बदल लेते हैं, अपनी पत्तियों को गिराने के बाद और पुनः नई पत्तियों को धारण करते हैं। तो अब यह होता है, ये बसंत के मौसम में, इसको पतझड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पतझड़ के मौसम। पतझड़ कब आता है? आपने देखा होगा ये होली के आस कब होता है ये बच्चों? होली के फाल्गुन के महीने में, या ऐसा कह दीजिए आप फरवरी और मार्च के आस, फरवरी और मार्च महीने में, या हम कहते हैं मार्च महीने में, ज्यादातर मार्च में, क्योंकि फागुन का महीना है, मार्च में ही लगभग आता है, होली लगभग मार्च के महीने में होती है। तो वृक्ष अपनी पत्तियां कब गिराते हैं? आप बता देंगे मार्च के माह में, मार्च या अप्रैल के माह में। आपने देखा होगा कि पत्ती, पौधों की सारी पत्तियां गिर जाती हैं और फिर उनमें एकदम नए कोमल पत्ते निकल आते हैं। तो यदि पूछता है पौधों की पत्तियां किस महीने में झड़ती है, आप लिखेंगे मार्च के महीने। किस महीने में बच्चों? मार्च के महीने में। मार्च अप्रैल में लिखते हैं, मार्च अप्रैल, ठीक है ना। मार्च अप्रैल के महीने में पौधों की पत्तियां ठीक है ना। मार्च अप्रैल के महीने में पौधों की पत्तियां क्या होती है? पौधों की पत्तियां झड़ जाती है बच्चों। अब तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पतझड़ कहते हैं। पतझड़ फूल कब देते हैं? बसंत में। कब देते हैं? बसंत के मौसम में। बसंत के मौसम में फूल देते हैं, पत्तियां झड़ने के बाद नई पत्तियां निकलती, इसके बाद उनमें फूल लगते, फिर फल लगते। तो इस तरह से आगे कुछ इसमें दिक्कत है बच्चों, जिन बच्चों को हम लोग करेंगे, क्या ऊपर फल लगते हैं? तो आप देखेंगे क्या जैसे उसमें फूल लगेंगे, फूल के बाद क्या लगेंगे? जो फलदार है फूल उनमें फल लगते हैं। कैसे आम है, अमरूद है, ठीक है ना, आम है, अमरूद है, नींबू है, आंवला है, ऐसे बहुत से
अगर ये नहीं रहेंगे तो प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। जंगली जीव नहीं रहेंगे तो हमारी प्रकृति कैसी हो सकती है? प्रकृति में असंतुलन पैदा हो सकता है, और जब प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगा तो प्रकृति हमारे लिए जो वरदान है तो अभिशाप का रूप ले लेगी। तो बच्चों ये अभ्यास कुछ आगे है, मैं आपको अगले दिन ये अभ्यास करवाऊंगा। उस प्रश्न के जवाब आपको देना है, लोग शिकार क्यों करते हैं? तो शिकार को कई तरह से लोग शौक के लिए शिकार करते हैं। तो जो मांसाहारी लोग होते हैं उनका मांस जो खाते हैं वो शिकार करते हैं। कुछ लोग पेशे से क्योंकि उसका व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग जंगली जीवों का शिकार करते हैं और अपना व्यवसाय कराते हैं। क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सजा होती है? शिकार करने पर सजा क्यों होती है? अगर आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जीव पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे। आपने देखा होगा जीव, आप आज से 10-20 साल पहले अपने घर के बड़े शहरों से पूछिए, आपको आसमान पर उड़ते हुए दिखाई देगा। आपको आसमान पर उड़ते हुए जीव की बहुत संख्या में ये जो पशु पक्षी है या आपको आसमान पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज इनकी संख्या में धीरे धीरे कमी हो। आप जिसे गौरैया कहते हैं, जो गौरैया कहते हैं, ये गौरैया चिड़िया आपके हर घर में आप देखते थे 10-10, 20-20, 50-50 की संख्या में चिड़िया घर के आसपास देखी जाती थी। आज ये लुप्त, आज इनका पता नहीं। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि आप हम इनके आवासों को नष्ट कर रहे हैं, इनकी जो रहने की व्यवस्था है उसको नष्ट कर रहे हैं और प्रकृति प्रदूषित हो रही है। चारों तरफ रेडियो तरंगे, चारों तरफ तरंगे, प्रदूषण, वायु में कई तरह का प्रदूषण होता है। रेडियो प्रदूषण भी होता है रेडियो तरंगों के माध्यम से। आप देखते हैं चारों तरफ मोबाइल के टावर, टीवी के टावर, रेडियो के टावर, ऐसे बहुत से सिग्नल के टावर हैं जो हमारे वायु में विषैली तरंगे विद्यमान है और उन तरंगों के कारण जीव जंतुओं का जीवन दुर्भर हो गया है, जीना कठिन हो गया है। तो जो इसके अभ्यास से लिखा है, कौन से पक्षी कम हुए? आप देखिए से कम हुए, गौरैया कम हुई, आपने देखा वो मैना कम हुई, जैसे बहुत से पक्षी हैं। ऐसे कौन से जंतु ये पक्षी है अब उनके आसपास दिखाई दे? ठीक है, ऐसे कौन से जंतु पक्षी है जो अब उनके आसपास दिखाई दे? आपको कौवा कौन संख्या में दिखने लगे? तोता भी जो छोटे होते थे वो भी उसी मात्रा में कभी हुए। आगे लिखा है अमृता की कहानी में शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे बहुत सी चिड़िया मैना आज दिखाई देते थे। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई है? वो दो कारण था। एक तो आवाज नष्ट, इनके आवाजों का नष्ट हो जाना, पक्षियों के आवाजों में कमी होना, और वायु में प्रदूषण, जल में प्रदूषण होना, इसके कारण पक्षियों की संख्या में कम हुई। अमृता के गांव में बहुत सारे खेजूर के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? उनके नाम कोई दो नाम बताना है। आपके इलाके में आप देखते हैं किस चीज के पेड़ पाए जाते हैं जिसकी होता है, आप अपने जंगलों में देखिए। तो जहाँ चित्रकूट की बात कर लेते हैं, चित्रकूट में किसकी अधिकता है? यहाँ झाड़ीदार ज्यादा पाया जाता है। यहाँ जो है झाड़ीदार वृक्षों की संख्या ज्यादा है। बड़े वृक्ष कोई बीमारी लगने वाले जरूर यहाँ नहीं है। आगे अपने बड़ों से पता करो कि क्या पेड़ों की कोई खास बात आपने झाड़ीदार वृक्ष है, ये जमीन को बांध करके रखते हैं, बड़ा आवर्धन को रोकते हैं। ऐसे कई इनके लाभ हैं। फिर भी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज्यादा पानी खोज नहीं होती। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है, इसकी लकड़ी में कीड़े रहते हैं। इस पेड़ की फलियों की सब्जियां भी बनती हैं। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे आनंद से खेलते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा पाठ था, ये पाठ इससे समाप्त हो जाता है दोस्तों। और इसके आप बात कर लीजिएगा में आगे पाठ 5 अनीता की समस्या को करेंगे। धन्यवाद।